Introduction. It has already been discussed what are the objectives of counseling in general, along with one method of counseling has also been discussed earlier. इससे पहले यह चर्चा की जा चुकी है कि काउंसलिंग के सामान्य उद्देश्यों क्या होते हैं और साथ ही काउंसलिंग की एक पद्धति पर भी पहले बात की जा चुकी है. It should be kept in mind always that there are several methods, modalities in counseling clients. यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्लाइंट की काउंसलिंग के कई तरीके और विधियां होती हैं, but all may not be applicable for all the clients at all the times. लेकिन सभी तरीके हर क्लाइंट पर हर समय लागू नहीं होते. Hence we discuss other modalities as well which have uses for specific population. इसलिए हम अन्य विधियों पर भी चर्चा करते हैं जिनका उपयोग विशेष प्रकार के लोगों के लिए किया जाता है. Short-term counseling and insight counseling are our topic of discussion here. Short-term counseling और insight counseling यहाँ हमारे चर्चा के विषय हैं. Counseling is an attempt to uncover the deep causes of the individual's problem and to help eliminate defense mechanisms. काउंसलिंग व्यक्ति की समस्या के गहरे कारणों को उजागर करने और उसकी रक्षा तंत्र डिफेंस मैकेनिज्म को कम करने का प्रयास है. काउंसलिंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर बाय अटेम्प्टिंग टू अनकवर द डीप कॉजेज of the individual's problem and to help eliminate defense mechanism. काउंसलिंग व्यक्तित्व विकार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के उपचार का एक तरीका है जिसमें व्यक्ति की समस्या के गहरे कारणों को समझकर उसके डिफेंस मैकेनिज्म को कम करने में सहायता की जाती है. इंसाइट एज अ काउंसलिंग मेथड. काउंसलिंग विधि के रूप में इंसाइट. हैविंग द कैपेसिटी टू step outside of one's immediate experience and to think about oneself from the perspective of an observer is a very useful ingredient for most psychoanalytic and psychodynamic interventions. अपनी तात्कालिक अनुभवों से बाहर निकलकर स्वयं को एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के नजरिए से देखने की क्षमता अधिकांश मनोविश्लेषणीय साइकोएनालिटिक और मनोदैहिक साइकोडायनेमिक हस्तक्षेपों के लिए अत्यंत उपयोगी तत्व है. That is what insight is all about. यही इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि का मुख्य अर्थ है. Insight is a major goal of both psychoanalysis and psychodynamic psychotherapy counseling because of the belief that as people acquire a more realistic view of their motivations and the needs of other people, the likelihood of behavior change increases. Insight मनोविश्लेषण यानी साइकोएनालिसिस और मनोदैहिक मनोचिकित्सा साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी दोनों में एक प्रमुख लक्ष्य है, क्योंकि यह माना जाता है कि जैसे ही लोग अपनी प्रेरणाओं मोटिवेशंस और दूसरों की आवश्यकताओं को अधिक यथार्थ रूप में समझने लगते हैं, उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. Definition of insight. Insight की परिभाषा. Insight is self-knowledge, understanding the significance and purpose of one's motives or behavior, including the ability to recognize the inappropriateness and irrationality. Insight का अर्थ है स्वयं के बारे में ज्ञान, अपनी प्रेरणाओं या व्यवहार के महत्व और उद्देश्य को समझना तथा यह पहचानने की क्षमता रखना कि कब हमारा व्यवहार अनुचित इनएप्रोप्रिएट है या अव्यवहारिक इरेशनल है. काउंसलिंग एंड इंसाइट. काउंसलिंग और इंसाइट. इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि. इंसाइट रिकॉग्नाइज दैट द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बिगिंस विद आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. इंसाइट यह मानती है कि किसी भी समस्या को हल करने का पहला कदम सही प्रश्न पूछने से शुरू होता है. साइकोलॉजिस्ट हेल्प their clients to become aware of factors affecting their well-being and plan out a treatment program which is most appropriate for the client's problem. मनोवैज्ञानिक अपने क्लाइंट को उन कारकों के प्रति जागरूक बनने में मदद करते हैं जो उनके कल्याण यानी वेलबींग को प्रभावित करते हैं
और क्लाइंट की समस्या के अनुसार सबसे उपयुक्त उपचार कार्यक्रम तैयार करते हैं। इनसाइट प्रमोट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ द क्लाइंट्स बाय रीजनरेटिंग एन अवेयरनेस इनटू देयर ओन कॉन्फ्लिक्ट्स and problems and how the same was caused and what could be done to overcome the same. इनसाइट क्लाइंट की मानसिक सेहत को बढ़ाती है क्योंकि यह उन्हें अपने अंदर के संघर्षों और समस्याओं को समझने, उनके कारणों को पहचानने और उनसे उबरने के तरीकों को जानने में सहायता करती है। इनसाइट कैन हेल्प क्लाइंट्स टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल्स। इनसाइट क्लाइंट को उनकी पूरी संभावनाओं को पहचानने में मदद कर सकती है। इनसाइट एक्चुअली रेफर्स टू द ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशन बिटवीन थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट्स। इनसाइट वास्तव में उन उपचारों को संदर्भित करती है जिनमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच जटिल बातचीत शामिल होती है। द ट्रीटमेंट हेल्प्स क्लाइंट्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एंड द मीनिंग ऑफ देयर बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यह उपचार क्लाइंट को उनकी समस्याओं की प्रकृति तथा उनके व्यवहार, विचारों और भावनाओं के अर्थ को समझने में मदद करता है। इन अदर वर्ड्स, इट हेल्प्स द पर्सन बिकम अवेयर ऑफ व्हाई ही बिहेव्स एज ही डज। दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति को यह समझने में सहायता करता है कि जैसा व्यवहार करता है वैसा क्यों करता है। Thus, insight therapy is an umbrella term used to describe a group of different therapy techniques that have some similar characteristics in theory and thought. इस प्रकार insight therapy एक छत्र अम्ब्रेला टर्म है जो कई तरह की थेरेपी तकनीकों को वर्णित करता है जिसमें सिद्धांत और विचार के स्तर पर कुछ समान विशेषताएं होती हैं। Insight therapy assumes that a person's behavior, thoughts and emotions become disordered because the individual does not understand what motivates him, especially when a conflict develops between the person's need and his drives. Insight therapy ये मानती है कि व्यक्ति का व्यवहार, विचार और भावनाएं तब अव्यवस्थित हो जाती हैं जब वह नहीं समझ पाता कि उसे वास्तव में क्या प्रेरित करता है, विशेष रूप से तब जब उसकी आवश्यकताओं और उसकी प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष विकसित हो जाता है। The theory of insight therapy therefore is that a greater awareness of motivation will result in an increase in control and an improvement in thought, emotion and behavior. इसलिए इंसाइट थेरेपी का सिद्धांत यह है कि जब व्यक्ति अपने प्रेरकों यानी मोटिवेशंस के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है तो उसके विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण तथा सुधार बढ़ जाता है। The goal of this therapy is to help an individual discover the reasons and motivation for his behavior, feelings and thinking. इस थेरेपी का लक्ष्य व्यक्ति को उसके व्यवहार, भावनाओं और विचारों के पीछे के कारणों और प्रेरणाओं को खोजने में मदद करना है। The different types of insight therapies are described below. Insight therapy के विभिन्न प्रकार नीचे वर्णित हैं। Psychoanalysis, मनोविश्लेषण। Freud believed that personal development is based on inborn and particularly sexual drives that exist in everyone. फ्राइड का मानना था कि व्यक्ति का विकास जन्मजात प्रवृत्तियों, विशेषकर यौन प्रवृत्तियों पर आधारित होता है जो हर व्यक्ति में मौजूद हैं। He also believed that the mind or the psyche is divided into three parts, namely the id, ego and the superego. उन्होंने यह भी माना कि मन या साइकी तीन भागों में बटी होती है, id, ego और superego. These three parts function together as a whole and these three parts represent specific energies in a person. ये तीनों भाग मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं और व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की मानसिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। Psychoanalytic theory and psychoanalysis are based on Freud's second theory of neurotic and anxiety, which is the reaction of the ego when a previously repressed id impulse pushes it to express itself. मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड के न्यूरोटिक एंजाइटी के दूसरे सिद्धांत पर आधारित है जिसमें ईगो तब घबराहट महसूस करता है जब दबी हुई इड की इच्छा खुद को व्यक्त करने के लिए जोर डालती है। The unconscious part of the ego, for example, encounters a situation that reminds it of a repressed
childhood conflict often related to a sexual or aggressive impulse and it overcome by an overwhelming feeling of tension। उदाहरण के लिए ईगो का अवचेतन हिस्सा किसी ऐसी स्थिति से टकराता है जो उसे बचपन के दबे हुए संघर्ष की याद दिलाती है, जो अक्सर यौन या आक्रामक प्रवृत्ति से जुड़ा होता है और इस वजह से वह तीव्र तनाव से भर जाता है। साइकोएनालिटिक थेरेपी tries to remove the earlier repression and helps the patient resolve the childhood conflict through the use of adult reality। मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी का प्रयास होता है कि पुराने दमन को हटाया जाए और रोगी को वयस्क वास्तविकताओं का उपयोग करते हुए बचपन के संघर्षों को हल करने में मदद की जाए। The childhood repression had prevented the ego from growing as the conflict is faced and resolved। The ego can re-enter a healthy grown pattern। बचपन में हुआ दमन ईगो के विकास को रोकता है। जब संघर्ष का सामना किया जाता है और उसे हल कर लिया जाता है तब ईगो फिर से स्वस्थ विकास की ओर बढ़ सकता है। There are certain important psychoanalytic techniques that as free association, dream analysis, transference, etc. मनोविश्लेषण की कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें हैं फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, ट्रांसफरेंस आदि। फ्री एसोसिएशन। इन फ्री एसोसिएशन द क्लाइंट इज फ्री टू एक्सप्रेस व्हाटएवर ही और शी वांट्स विदाउट इनहिबिशन। फ्री एसोसिएशन में क्लाइंट बिना किसी रोक टोक के जो वह चाहे वह व्यक्त कर सकता है। In the process of client brings into the conscious many of the repressed materials which normally he cannot mention without feeling guilty or ashamed। इस प्रक्रिया में क्लाइंट कई दबी हुई बातें चेतन स्तर पर ला देता है जिन्हें वह सामान्य स्थिति में अपराध बोध या शर्म की वजह से नहीं कह पाता। Once these repressed materials come into the conscious, the therapist or the counselor is able to provide insight to the client regarding these materials and how these in turn are causing the various symptoms and problems। जब ये दबे हुए विचार चेतना में आते हैं तो थेरेपिस्ट क्लाइंट को यह समझाने में सक्षम होता है कि ये बातें उसकी समस्याओं और लक्षणों को कैसे उत्पन्न कर रही हैं। This insight helps the client to face the problem squarely and understand his or her own behaviors in terms of the root causes। यह इंसाइट क्लाइंट को समस्या का सीधे सामना करने और अपने व्यवहार को उसकी जड़ कारणों के समझने में मदद करती हैं। Once the cause is known, the client is able to get over the problem। कारण समझ आने के बाद क्लाइंट समस्या से बाहर निकलने में सक्षम हो जाता है। Thus insight development in psychoanalysis through free association is undertaken। इस तरह फ्री एसोसिएशन के माध्यम से मनोविश्लेषण में इंसाइट विकसित की जाती है। ड्रीम एनालिसिस। Another technique of psychoanalysis is what we call as the dream analysis। मनोविश्लेषण की एक और तकनीक ड्रीम एनालिसिस है। When a person sleeps, the repressed materials are allowed to enter the consciousness। जब व्यक्ति सोता है तो दबी हुई सामग्री चेतना में प्रवेश कर सकती है। However, as these repressed thoughts are threatening, they cannot be experienced in their actual form। लेकिन ये दबे हुए विचार खतरनाक या डरावने होते हैं, इसलिए इन्हें अपने वास्तविक रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता। The thoughts are disguised in dreams, which then become symbolic and significant to the client's psychoanalytic work। ये विचार सपनों में छिपे हुए रूप में आते हैं और प्रतीकात्मक बन जाते हैं जो मनोविश्लेषण में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। As the dreams are told and narrated to the counselor, the same is analyzed and interpreted by the therapist। जब क्लाइंट अपने सपनों को थेरेपिस्ट को बताता है तो थेरेपिस्ट उनका विश्लेषण और व्याख्या करता है। As the dreams are interpreted, the therapist helps the client to develop insight into the causes of his problems as interpreted from the dreams। सपनों की व्याख्या के आधार पर थेरेपिस्ट क्लाइंट को उसकी समस्याओं के कारण समझने में मदद करता है। These insight helps the client to understand why he behaved as he did and thus change the behavior। यह इंसाइट क्लाइंट को यह समझने में मदद करती है
कि उसने जैसा व्यवहार किया वह क्यों किया, और इससे व्यवहार बदलने में आसानी होती है। ट्रांसफेरेंस, अनदर टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस इज द ट्रांसफेरेंस। मनोविश्लेषण की एक और तकनीक ट्रांसफेरेंस है। थ्रू ट्रांसफेरेंस द psychoanalyst gains insight into the childhood origin of repressed conflicts। ट्रांसफेरेंस के माध्यम से मनोविश्लेषक क्लाइंट के बचपन में दबे हुए संघर्षों को जड़ों से समझ पाता है। वन फोकस ऑफ साइकोएनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ डिफेंसेस। मनोविश्लेषण का एक मुख्य फोकस डिफेंस मैकेनिज्म का विश्लेषण है। दिस कैन प्रोवाइड द एनालिस्ट अ क्लियर पिक्चर ऑफ सम ऑफ द पेशेंट्स कॉन्फ्लिक्ट। यह विश्लेषक को रोगी के कुछ संघर्षों की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। द काउंसलर स्टडीज द क्लाइंट्स डिफेंस मैकेनिज्म्स which are the ego's unconscious way of warding off a confrontation with an anxiety। काउंसलर क्लाइंट के डिफेंस मैकेनिज्म का अध्ययन करता है जो ईगो की अवचेतन प्रक्रिया होती है चिंता से बचने की। द काउंसलर ट्राइज टू इंटरप्रेट द क्लाइंट्स बिहेवियर पॉइंटिंग आउट इट्स डिफेंसिव नेचर इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट the client to realize that she is avoiding the topic। काउंसलर क्लाइंट के व्यवहार की व्याख्या करते हुए उसके रक्षात्मक पहलुओं को दिखाता है ताकि क्लाइंट समझ सके कि वह असल मुद्दे से बच रही है। This insight helps the client to understand the underlying conflicts and helps overcome the problems and symptoms। यह इंसाइट क्लाइंट को उसके गहरे संघर्षों को समझने में और समस्याओं व लक्षणों से उबरने में मदद करती है। ह्यूमनिस्टिक्स एंड एक्सिस्टेंशियल अप्रोच, मानवतावादी और अस्तित्ववादी दृष्टिकोण। These also fall under the category of insight therapies। ये भी इंसाइट थेरेपीज की श्रेणी में आते हैं। These therapies are insight focused and they are based on assumption that discovered behavior can be overcome by increasing the awareness of the client of their motivation and needs। ये थेरेपीज इंसाइट पर केंद्रित होती हैं और इस धारणा पर आधारित हैं कि अव्यवस्थित व्यवहार को क्लाइंट की अपनी प्रेरणाओं और आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाकर बदला जा सकता है। ह्यूमनिस्टिक and existential therapist place more emphasis on a person's freedom of choice and believe that free will is a person's most valuable trait and is considered a gift to be used wisely। मानवतावादी और अस्तित्ववादी थेरेपिस्ट, काउंसलर व्यक्ति की चयन की स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते हैं और मानते हैं कि मुक्त इच्छा मनुष्य का सबसे मूल्यवान गुण है जिसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए। जुंगियन एनालिटिकल साइकोलॉजी, जुंग का विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। एनालिटिकल साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेस पर्सनैलिटी टाइप्स into two groups, the familiar terms extraverted or acting out and introverted or turning oneself inward and Jungian terms used to describe personality traits। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान व्यक्तित्व के प्रकारों को समूहों में वर्गीकृत करता है। बहुमुखी यानी एक्स्ट्रावर्टेड, बाहर की ओर अभिव्यक्ति करना, और अंतर्मुखी इंट्रोवर्टेड अर्थात भीतर की ओर मुड़ना। ये दोनों शब्द जुंग द्वारा व्यक्तित्व को समझाने के लिए दिए गए हैं। डेवलपिंग अ पर्पस, डिसीजन मेकिंग एंड सेटिंग गोल्स आर अदर कंपोनेंट्स ऑफ जुंग्स थ्योरी। उद्देश्य बनाना, निर्णय लेना और लक्ष्य निर्धारित करना भी जुंग के सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व हैं। Whereas Freud believed that a person's current and future behavior is based on experiences of the past, Jungian theorists often focus on dreams, fantasies, and other things that come from or involve the unconscious। जहां फ्रायड का मानना था कि व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य का व्यवहार पूरी तरह अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है, वहीं जुंगियन सिद्धांतकार सपनों, कल्पनाओं और अवचेतन से जुड़े अन्य अनुभवों पर ध्यान देते हैं। जुंगियन थेरेपी then focuses on an analysis of the patient's unconscious processes so the patient can ultimately integrate them into conscious thought and deal with them। इसलिए जुंगियन थेरेपी रोगी की
अवचेतन प्रक्रियाओं के विश्लेषण पर केंद्रित होती है ताकि रोगी उन्हें चेतन विचारों में शामिल कर सके और उनसे बेहतर तरीके से निपट सके। Much of the Jungian technique is based on bringing the unconscious into the conscious. जुंगियन तकनीकों का अधिकांश हिस्सा अवचेतन को चेतन में लाने पर आधारित है। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस जुंग, चेतना के स्तर जुंग के अनुसार। In explaining personality, Jung said that there are 3 levels of consciousness: the conscious, the personal unconscious, and the collective unconscious. व्यक्तित्व को समझाते हुए जुंग ने चेतना के 3 स्तर बताए: चेतन, व्यक्तिगत अवचेतन और सामूहिक अवचेतन। Psychodynamic therapy. In 1946, psychodynamic therapy was developed in part through the work of Franz Gabriel Alexander MD and Thomas Morton French MD, who were supporters of a briefer analytic therapy than Freud's psychoanalytic theory, using a present and more future-oriented approach. 1946 में फ्रांज गैब्रियल अलेक्जेंडर और थॉमस मॉर्टन फ्रेंच के कार्यों के माध्यम से आंशिक रूप से साइकोडायनेमिक थेरेपी विकसित हुई, जो फ्रायड की साइकोएनालिटिक थ्योरी की तुलना में संक्षिप्त विश्लेषणात्मक थेरेपी का समर्थन करते थे और वर्तमान व भविष्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फ्राइडियन कॉन्सेप्ट्स एज द डिफेंस मैकेनिज्म एंड अनकॉन्शियस मोटिवेशन, psychodynamic therapy is more active than Freudian therapy and focuses more on present problems and relationships than on childhood conflicts. रक्षा तंत्र यानी डिफेंस मैकेनिज्म और अवचेतन प्रेरणा जैसी फ्राइडियन अवधारणाओं से प्रभावित साइकोडायनेमिक थेरेपी फ्राइडियन थेरेपी की तुलना में अधिक सक्रिय है और यह बचपन के संघर्षों की बजाय वर्तमान समस्याओं और रिश्तों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। साइकोडायनेमिक थेरेपी slowly examines the true sources of client's tension and unhappiness by facing repressed feelings and eventually lifting that repression. साइकोडायनेमिक थेरेपी धीरे धीरे क्लाइंट के तनाव और असंतोष के वास्तविक स्रोतों की जांच करती है, दबी हुई भावनाओं का सामना करके और अंततः उस दमन को दूर करके। The personal unconscious is the landing area of the brain for the thoughts, feelings, experiences, and perceptions that are not picked up by the ego. व्यक्तिगत अवचेतन मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जहां वे विचार, भावनाएं, अनुभव और धारणाएं इकट्ठा होती हैं जिन्हें अहंकार नहीं पहचान पाता। Repressed personal conflicts और unresolved issues are also stored here. दबी हुई व्यक्तिगत संघर्ष या अनसुलझे मुद्दे भी यहाँ संग्रहित होते रहते हैं। जंग wove this concept into his psychoanalytic theory. Often thoughts, memories, and other material in the personal unconscious are associated with each other and form an involuntary theme. जुंग ने इस अवधारणा को अपनी साइकोएनालिटिक थ्योरी में शामिल किया। अक्सर व्यक्तिगत अवचेतन में विचार, स्मृतियां और अन्य सामग्री आपस में जोड़कर एक अनैच्छिक इनवॉलेंट्री विषय बनाती हैं। जुंग assigned the term complex to describe this theme. जुंग ने इस विषय को वर्णित करने के लिए कॉम्प्लेक्स शब्द दिया। These complexes can have an extreme emotional effect on a person. ये कॉम्प्लेक्स किसी व्यक्ति पर अत्यधिक भावनात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। Jung believed that to fully understand people, one has to appreciate a person's dream and not just his or her past experiences. Jung का मानना था कि लोगों को पूरी तरह समझने के लिए केवल उनके अतीत के अनुभव नहीं, बल्कि उनके सपनों को भी समझना आवश्यक है। Through analytical psychology, the therapist and patient work together to uncover both parts of the person and address conflicts existing in that person. विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के माध्यम से थेरेपिस्ट और रोगी मिलकर व्यक्ति के दोनों पहलुओं को उजागर करते हैं और उस व्यक्ति में मौजूद संघर्षों को संबोधित करते हैं। एडलरियन मनोविज्ञान, एडलरियन साइकोलॉजी. Adler's view of personality stressed the importance of the person as whole but also the individual's interaction with surrounding society. एडलर का व्यक्तित्व का दृष्टिकोण व्यक्ति को एक
संपूर्ण इकाई के रूप में महत्व देता है और साथ ही उसके आसपास के समाज के साथ उसकी परस्पर क्रिया को भी महत्व देता है। He also saw the person as a goal-directed, creative individual responsible for his own future. उन्होंने व्यक्ति को लक्ष्य संचालित, रचनात्मक और अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति के रूप में देखा। He emphasized in his own theories of working towards superiority, but not in an एंटी सोशल सेंस। उन्होंने अपनी थ्योरी में श्रेष्ठता की ओर काम करने पर जोर दिया, लेकिन यह किसी प्रति सामाजिक एंटी सोशल अर्थ में नहीं था। इंस्टेड वी व्यूड पीपल एज टाइड टू देयर सराउंडिंग्स। एडलर क्लेम्ड दैट अ पर्सन्स फुलफिलमेंट वाज बेस्ड ऑन डूइंग थिंग्स फॉर द सोशल गुड। इसके बजाय उन्होंने लोगों को उनके पर्यावरण से जुड़ा हुआ देखा। एडलर ने दावा किया कि व्यक्ति की संतुष्टि सामाजिक भलाई के लिए काम करने पर आधारित है। Like Jung, Adler also argued the importance of working towards personal goals in therapy. Jung की तरह एडलर ने भी चिकित्सा में व्यक्तिगत लक्ष्यों की दिशा में काम करने के महत्व पर जोर दिया। The main factor in Adler's work was a focus on individual psychology or individual phenomenology, working to help patients get over the illogical एक्सपेक्टेशंस मेड ऑन themselves एंड their lives। एडलर के कार्य में मुख्य कारक व्यक्तिगत मनोविज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना था। रोगियों को उनकी स्वयं की और उनके जीवन पर लगाए गए अतार्किक अपेक्षाओं को दूर करने में मदद करना। क्रूशियल टू द Adlerian therapy technique is the establishment of a good therapeutic relationship between therapist and the patient, particularly one based on respect and mutual trust. एडलरियन थेरेपी तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण थेरेपिस्ट और रोगी के बीच एक अच्छे चिकित्सीय संबंध की स्थापना विशेष रूप से सम्मान और परस्पर विश्वास पर आधारित है। One of the most important goals of Adlerian therapy is the patient's increase in social interest as well as an increase in self-awareness and self-confidence. एडलरियन थेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रोगी में सामाजिक रुचियों का विकास और आत्म जागरूकता तथा आत्मविश्वास में वृद्धि है। Adlerian therapy is a practical humanistic therapy method that helps individuals to identify and change the dysfunction in their lives. Adlerian therapy एक व्यवहारिक मानवतावादी उपचार विधि है जो व्यक्तियों को उनके जीवन में विकारों की पहचान करने और उन्हें बदलने में मदद करती है। एक्सिस्टेंशियल थेरेपी अस्तित्ववादी चिकित्सा। अनदर इनसाइट थेरेपी एक्सिस्टेंशियल थेरेपी इज बेस्ड ऑन philosophical theory of existentialism, which emphasizes the importance of existence, including one's responsibility for one's own psychological existence. एक और इंसाइट थेरेपी अस्तित्ववादी चिकित्सा अस्तित्ववाद के दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है जो अस्तित्व के महत्व पर जोर देती है, जिसमें व्यक्ति की अपनी मानसिक अस्तित्व के लिए जिम्मेदारी भी शामिल है। One important component of this theory is dealing with life themes instead of techniques. More than other therapies, existential therapy looks at a patient's self-awareness and his ability to look beyond the immediate problems and events in his or her life and focus instead on problems of human existence. इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण घटक तकनीकों की बजाय जीवन के विषयों में से निपटना है। अन्य उपचारों की तुलना में अस्तित्ववादी चिकित्सा रोगी की आत्म जागरूकता और उसके जीवन की तत्काल समस्याओं और घटनाओं से परे देखने की क्षमता पर केंद्रित होती है और उसके बजाय मानव अस्तित्व की समस्याओं पर ध्यान देती है। The first existential therapists were trained in Freud's theory in psychoanalysis, but they disagreed with Freud's stress on importance of biological drives and unconscious process in the psyche. प्रथम अस्तित्ववादी चिकित्सकों को फ्रायड के मनोविश्लेषण के सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन वे फ्रायड के जैविक प्रवृत्तियों और मानसिक अवचेतन प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर देने से असहमत थे। Instead, these therapists saw their patients as they were in reality, not as subjects based on theory. इसके बजाय इन चिकित्सकों ने अपने रोगियों को वास्तविकता में देखा, न कि सिद्धांतों पर आधारित विषयों के रूप में। With existential therapy, the focus is not on the technique, but on existential themes and how they apply to the patient. अस्तित्ववादी चिकित्सा में ध्यान तकनीक पर नहीं बल्कि अस्तित्ववादी विषयों और उनका रोगी
पर लागू होने पर होता है। थ्रू अ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थेरेपेटिक relationship between therapist and patient, existential therapy uncovers common themes occurring in patient's life. Therapist और रोगी के बीच सकारात्मक रचनात्मक चिकित्सीय संबंध के माध्यम से अस्तित्ववादी चिकित्सा रोगी के जीवन में होने वाले सामान्य विषयों को उजागर करती है। Patients discover that they are not living their lives to the full potential and learn what they must to do realize their full capacity. रोगी यह पता लगाते हैं कि वे अपने जीवन की पूरी क्षमता तक नहीं जी रहे हैं और सीखते हैं कि अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। The existential therapist must be fully aware of patients and their needs in order to help them attain that position of living to the full of their existence. अस्तित्ववादी चिकित्सक को रोगियों और उनकी आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह जागरूक होना चाहिए ताकि उन्हें अपने अस्तित्व का पूरा उपयोग करके जीवन जीने की स्थिति प्राप्त करने में मदद मिल सके। As patients become more aware of themselves and the results of their actions, they take more responsibility for life and become more active. जैसे जैसे रोगी अपने आप और अपने कार्यों के परिणामों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, वे जीवन के लिए अधिक जिम्मेदारी लेते हैं और अधिक सक्रिय बनते हैं। In this sense, this is a therapy that instills insight about the individual's behavior to himself or herself. इस अर्थ में यह एक ऐसी चिकित्सा है जो व्यक्ति को अपने व्यवहार के प्रति स्वयं जागरूकता विकसित करने में मदद करती है। Person centered therapy, once called non-directive therapy, the client-centered therapy. Person centered therapy was developed by American psychologist Carl Rogers. पहले इसे नॉन डायरेक्टिव थेरेपी भी कहा जाता था। क्लाइंट केंद्रित थेरेपी, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा को अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने विकसित किया। ड्रॉइंग फ्रॉम ईयर्स ऑफ इन डेप्थ क्लिनिकल रिसर्च, रॉजर्स थेरेपी इज बेस्ड ऑन 4 stages: the developmental stage, the non-directive stage, the client-centered stage and a person-centered stage. कई वर्षों के गहन नैदानिक शोध से प्रेरित होकर रॉजर्स की थेरेपी 4 चरणों पर आधारित है: विकासात्मक चरण, नॉन डायरेक्टिव चरण, क्लाइंट केंद्रित चरण, व्यक्ति केंद्रित चरण। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी लुक्स एट assumptions made about human nature and how people can try to understand these assumptions. व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा मानव स्वभाव के बारे में किए गए अनुमानों और लोग इन अनुमानों को समझने की कोशिश कैसे कर सकते हैं इस पर ध्यान देती है। Like other humanistic therapists, Rogers believed that people should be responsible for themselves even when they are troubled. अन्य मानवतावादी चिकित्सकों की तरह रॉजर्स का मानना था कि लोगों को अपने लिए जिम्मेदार होना चाहिए भले ही वे परेशान हों। Person centered therapy takes a positive view of patients, believing that they tend to move towards being fully functioning instead of wallowing in their problems. व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा रोगियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती है, यह मानते हुए कि वे अपनी समस्याओं में फंसने के बजाय पूरी तरह से कार्यशील बनने की ओर बढ़ते हैं। Person centered therapy is based more on a way of being rather than a therapy technique. व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा मुख्य रूप से एक रहने के तरीके पर आधारित है, न कि एक चिकित्सा तकनीक पर। It focuses on understanding and caring instead of diagnosis and advice. यह निदान और सलाह देने के बजाय समझने और देखभाल पर ध्यान देने के लिए केंद्रित है। Rogers believed that change in the patient could take place if only a few criteria were met, which according to him were. रॉजर्स का मानना था कि रोगी में परिवर्तन तब हो सकता है जब केवल कुछ शर्तें पूरी हों जो उनके अनुसार थीं। शर्तें कुछ इस प्रकार थी: The patient must be anxious or incongruent, lacking harmony, and be in contact with the therapist. रोगी को चिंतित या असंगत, संगति की कमी होना चाहिए और चिकित्सक के संपर्क में होना चाहिए। The therapist must be genuine, that is a therapist's words and feeling must agree. चिकित्सक को वास्तविक होना चाहिए, अर्थात चिकित्सक के शब्द और भावनाएं मेल खानी चाहिए। The therapist must accept the client and care unconditionally for the client. चिकित्सक को रोगी को स्वीकार करना चाहिए और बिना शर्त उसकी देखभाल करनी चाहिए। In addition, the therapist must understand the patient's thoughts and experiences and relay
दिस अंडरस्टैंडिंग टू द पेशेंट। इसके अलावा चिकित्सक को रोगी के विचारों और अनुभवों को समझना चाहिए और इस समझ को रोगी तक पहुंचाना भी चाहिए। If the patient is able to perceive these conditions offered by the therapist, then the therapeutic change in the patient will take place and personal growth and higher consciousness can be reached. यदि रोगी चिकित्सक द्वारा प्रदान की गई इन शर्तों को समझ पाता है तो रोगी में चिकित्सीय परिवर्तन होगा और व्यक्तिगत विकास और उच्चतर चेतना प्राप्त की जा सकती है। In this manner, the patient develops an insight into his own conditions, the problems are the affecting him, and how to handle with his own efforts extra. इस प्रकार रोगी अपनी हालात, उन समस्याओं के बारे में जो उस पर डाली जा रही हैं, उन्हें अपने प्रयासों से कैसे संभालना है, इस पर इंसाइट विकसित करता है।